नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर और मैं वंदना प्रोग्राम क्राइम की दुनिया में स्वागत करते हैं। मोहब्बत और नफरत दोनों ही क्राइम की किसी भी कहानी का अहम हिस्सा होते हैं। या यूँ कहें कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है और बात अगर जुर्म की है तो जंग की जगह हम नफ़रत को रख सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि मोहब्बत और नफ़रत में सब कुछ जायज़ है। लिहाजा क्राइम की कहानी के आज के इस सिलसिले में मोहब्बत और नफ़रत की एक अनोखी मिसाल हमारे सामने आई है। कहा यह भी जाता है कि प्यार अंधा होता है और अपने इसी अंधेपन की वजह से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा जो कि बिहार से हमारे सामने आया है, जिसमें जुर्म की दहलीज को पार किया गया और प्यार की वजह से ही ये जुर्म की दहलीज पार हुई। लेकिन ये जुर्म की दहलीज पार की परिवार वालों ने। ये किस्सा है बिहार का। बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अरिया जिले के रानीगंज इलाके से ये मामला सामने आया है। ये कहानी बिहार के अरिया जिले में दो गांव की है, जहां दो परिवार रहते थे। उसी गांव में उमेश यादव का परिवार भी रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा उमेश यादव अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता और अपने परिवार का पेट पालता था। उनका एक बेटा था छोटू यादव। गांव का लड़का छोटू यादव बेहद शरीफ और सीधा साधा था। उनके गांव के नज़दीक एक गांव और पड़ता था, जहां पर एक परिवार रहता था जिसकी लड़की का नाम था आरती। आरती का परिवार छोटू के परिवार से हैसियत में कई गुना नीचे था। कहने का मतलब ये है कि आरती के परिवार की हैसियत छोटू के परिवार से काफ़ी अच्छी थी। उनका काफ़ी नाम था। उनकी इस गांव में धाक जमती थी। इस सब के बावजूद ये कहानी कैसे अंजाम तक पहुंची, देखने वाली बात ये है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि छोटू के नाना नानी मामा मामी इसी गांव में रहा करते थे और छोटू मंगलवार यानी कि महीने के दूसरे मंगलवार अक्सर अपने नाना नानी के पास में आया करता था उनसे मिलने। और आरती इसी गांव में के एक परिवार में रहती थी। छोटू यहाँ पर आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती इसी गांव के एक लड़के से हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जिसे तोड़ना मुश्किल हो गया। उन दोनों का याराना इतना ज़्यादा हो गया कि एक दूसरे के बिना उनका बात करना मुश्किल हो गया था। और जिस लड़के के साथ में छोटू की दोस्ती हुई वो और कोई नहीं, आरती का भाई था। करीब 2 साल पहले एक रोज आरती ने अपने भाई से नंबर लेकर छोटू से बात की। उस पहली बातचीत में दोनों ने अपने अपने शौक साझा किए और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर किया। उस बातचीत के बाद दोनों को लगा कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों की पसंद एक दूसरे से मिलती जुलती थी। दोनों को एक जैसा खाना और एक जैसी बातों में दिलचस्पी थी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर साझा कर लिए और दोनों के बीच बातों का सिलसिला जारी रहा। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। बातचीत कब गहरी हो गई और ये गहरी दोस्ती कब आरती के साथ प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। दोनों के बीच में इतनी गहरी बातचीत और वादों का जो आदान प्रदान हुआ था, उसके बावजूद एक बात ये भी थी कि दोनों आज तक कभी मिले ही नहीं थे। दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं था, क्योंकि आरती घर से बाहर ना के बराबर निकला करती थी और छोटू भी उस गांव में जाता था तो आरती से नहीं मिलता था। आरती और छोटू ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। उस वक्त छोटू की उम्र 22 साल की थी और कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। तो यही बात इन दोनों की कहानी में भी हुई। जब इन दोनों ने इतना सब कुछ तय कर लिया तो इन्होंने ये भी तय किया कि अब जब नौकरी लग जाएगी
तभी उसके बाद हम शादी करेंगे, अपने इश्क को परवान चढ़ाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। इन दोनों के प्यार की भनक इनके परिवार वालों को लग गई, खास तौर से आरती के परिवार वालों को। आरती के जब परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने आरती पर सख्ती करने की कोशिश करी, आरती पर नज़र रखी जाने लगी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई और करीबन 2 साल बाद में आरती के परिवार वालों ने आरती को बोलना शुरू किया कि छोटू को मना कर दे कि वो इस गांव में भी कदम ना रखे, क्योंकि उनकी इज्जत पर बट्टा लगने की बात आ गई थी। कहने का मतलब ये है कि आरती के घर वालों को इन दोनों का इश्क अच्छा नहीं लगता था, उनको नागवार था, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ आ गई थी वो थी हैसियत। हैसियत की वजह से ही इस इश्क को जुर्म की दहलीज तक पहुंचाया गया। हालांकि इन सब के बावजूद उन दोनों का फ़ोन पर बात करने का सिलसिला जारी रहा, मगर छोटू उनके गांव में नहीं जाता था। एक बार ऐसा ही हुआ, वो छोटू भूले भटके उनके गांव में चला गया। और जब वो गांव में गया तो उसकी भाभी ने, यानी कि आरती की भाभी ने छोटू को देख लिया कि वो अपने मामा के घर आया है। ये घटना जुलाई 2022 की है। छोटू अपने मामा के घर पहुंचा। आरती ने हालांकि उसे बता दिया था कि अगर तू गांव में दिखा तो मेरे घर वाले तुझे जान से मार देंगे, ऐसी धमकी दे रहे हैं, मगर छोटू ने परवाह नहीं की। वो अपने मामा के घर पहुंचा। छोटू मामा के घर पहुंचा तो उसे उसकी आरती की भाभी ने देख लिया। वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने अपने ससुर और अपने पति से मशवरा किया कि छोटू आज गांव में आया है और इस किस्से को ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उन्होंने मिल कर के एक खौफनाक साजिश की प्लानिंग की। कहने का मतलब ये है कि जो खौफनाक साजिश उन्होंने प्लान की थी उसको अंजाम देने का वो वक्त आ गया था। उन्होंने प्लान किया और आरती को बोला कि आरती, तुम छोटू को अपने घर बुलाओ। भाभी ने आरती से ये बोला तो आरती खुश हो गई और आरती को ये भी कहा कि हम तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई छोटू से बातचीत करना चाहते हैं। आरती ने खुशी खुशी छोटू को फ़ोन कर दिया। छोटू भी आरती के घर आने को सहमत हो गया। इसके बाद शाम ढल चुकी थी। छोटू मामा के घर से निकला और आरती के घर पहुंच गया। वहां पर वो लोग पहले से ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटू को अंदर बिठाया, प्यार से बातचीत की और बातचीत करने के बाद में जब छोटू ने उन्हें ये चीज़ बताई कि वो आरती से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, इस पर घर वालों ने आरती को भी वहीं पर बुलाया। आरती वहाँ पर आई। उसे लगा कि हाँ, अब तो हमारे इस गुमनाम रिश्ते को अंजाम तक पहुँचने का टाइम आ गया है, इसलिए उसने सच बोल दिया। उसने बोल दिया कि वो भी उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। इसके बाद आता है कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट ये था कि इन दोनों की ये बात सुनते ही परिवार के सदस्यों ने छोटू पर लातों, घूंसों, सरिये, डंडे से हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए आरती वहां आई, मगर आरती भी इसमें शामिल हो गई। कहने का मतलब ये था आरती पर भी लाते, घूंसे, सरिये चलने लगे। परिवार वालों ने उसे पकड़ करके एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया और छोटू को उस कमरे से ले जाकर दूसरे कमरे में ले जा करके फिर से खूब धुनाई करी। छोटू अधमरा सा जमीन पर लेट गया। इसके बाद छोटू के साथ क्या हुआ ये और भी दर्दनाक था। इसके बाद में आरती ने किसी तरह सुबह के 4 बज चुके थे। आरती ने किसी तरह से छोटू की बहन को फ़ोन लगाया
और छोटू की बहन को फोन पर सारी कहानी बता दी। छोटू की बहन ने उसके पिता को कहा। इतने में आरती का फोन उसके पिता के पास भी पहुंच गया। आरती ने सारा कहानी, सारा वाकया पिता को सुना दिया। पिता स्तब्ध रह गया। पिता के पैरों तले जमीन सरक गई। पिता जल्दी से अपने यानी कि छोटू के मामा के घर पहुंचा और वहां जाकर उसे सारी बात बताई। जब उन्हें सारी बात बताई तो वो सभी आरती के घर पहुंचे। आरती के घर पहुंचने पर दरवाजा खटखटाया गया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब छोटू के पिता पीछे वाली साइड गए और वहां से एक खिड़की खुली उन्हें दिखाई दी। उन्होंने खिड़की से अंदर झांक करके जब देखा तो देखा कि उनका बेटा अधमरा जमीन पे पड़ा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दहल उठे। कहने का मतलब ये है कि उनका दिल दहल उठा अपने बेटे को इस अवस्था में देखकर। छोटू ने अपने पिता को खिड़की से देखा और पानी मांगा। इस पर छोटू के पिता आगे की तरफ से दरवाज़ा बजाने लगे, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इतने में छोटू के पिता ने फिर से दरवाजे को बहुत ज़ोरों से बजाना शुरू किया तो आरती के घर वालों ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने कहा कि उनके बेटे को पानी पिला दिया जाए। इस पर घर वालों ने कहा कि ये घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद आरती के पिता को वहाँ से जाने को कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना हम छोटू को मार देंगे। आरती के पिता वहाँ से चले गए और गांव वालों को साथ लेकर वापस वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे और दरवाज़ा बजाया तो कोई नहीं आया। खूब सारे गांव वालों को साथ देख करके आरती के घर वाले पिछले दरवाजे से भाग गए। पिछले दरवाजे से वो तो भाग गए, लेकिन जैसे ही गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो देखा छोटू जमीन पर पड़ा था। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर छोटू के पिता का दिल दहल उठा। उन्होंने छोटू को देखा तो छोटू तब तक मर चुका था। छोटू की मृत्यु हो चुकी थी। गांव वाले उठाकर छोटू को अस्पताल लेकर के गए। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छोटू को देख करके ये साफ नजर आ रहा था कि उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए थे। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। उसके शरीर पर घाव के निशान थे। उसका शरीर जला हुआ था और तो और उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। यहाँ तक कि जमीन पे पड़े नंगे तार को देख करके ये समझ में आ रहा था कि इसे करंट भी लगाया गया है। किस दर्द से छोटू गुजरा था ये समझते हुए उसके पिता को देर नहीं लगी, मगर कुछ नहीं किया जा सकता था। छोटू खत्म हो चुका था। पास ही दूसरे कमरे से आरती को भी छुड़वाया गया। आरती को बाहर निकाला गया। फिर किसी ने आरती को सूचना दी कि छोटू मर चुका है। आरती ने छोटू को देखने की जिद करी। छोटू को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। आरती को भी वहीं ले जाया गया और उसकी बॉडी दिखाई गई। छोटू की बॉडी देखकर आरती उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद में छोटू को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। गांव वाले और पुलिस तब तक पहुंच चुकी थी और गांव वालों ने अंतिम संस्कार से पहले सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाया और उसके बाद अंतिम संस्कार की अनुमति दी। घर वाले अंतिम संस्कार के लिए छोटू को लेकर के गए। आरती ने भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी। आरती अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंची और चिता के साथ जलने की खौफनाक या कहिए जबरदस्त गुजारिश की। सभी ने मिलकर आरती को समझाया कि चिता के साथ नहीं जलना है, मगर आरती जिद पर अड़ी थी। इसके बाद अंतिम संस्कार किसी तरह से किया गया।
अंतिम संस्कार के बाद आरती ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसे देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। फैसला था छोटू के साथ ही छोटू की विधवा बनकर जीने का। कहने का मतलब ये है कि आरती का जो ये फैसला था वो सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। आरती ने फैसला किया था कि वो उस परिवार में नहीं जाएगी जिस परिवार ने उसकी मोहब्बत का कत्ल किया। इस पर छोटू के पिता उमेश यादव ने भी आरती को गले लगा लिया और कहा, आज से ना तो ये मेरी बेटी है और ना ही मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है। ऐसा कहकर वो आरती को अपने साथ लेकर गए। उन्होंने आरती का इलाज करवाया प्राइवेट नर्सिंग होम में और फिर उसके बाद वो उन्हें अपने साथ घर ले गए। आज भी आरती उमेश यादव का बेटा बनकर जी रही है। नमस्कार, मैं आरती कुमारी। आप सभी को पता है कि मेरे प्रेमी छोटू यादव की हत्या करने वाले मेरे परिवार वाले हैं, जिनके खिलाफ छोटू जी के पिताजी ने उस पर केस दर्ज किए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के न्यायालय एवं प्रशासन द्वारा मुझे न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलेगा ही। प्रशासन द्वारा इस हत्या में शामिल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अतः मैं अररिया के न्यायालय एवं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि मेरे प्रेमी छोटू यादव की हत्या में शामिल सभी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द और हमें न्याय मिले। नमस्कार, मेरे नाम है उमेश यादव। मेरा सबसे विनती है सरकार से, पुलिस प्रशासन से, मेरा बेटा का मेरे सामने हत्या हुआ है, मैं उनका चीख सुना हूँ। मैं सिर्फ से सरकार से गुहार लगाता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए उनको, और हमको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा कोई परिवार को इस तरह का घटना किसी परिवार में न हो। अपराधी हिम्मत नहीं करे कि दूसरे को फिर ऐसा हत्या कर दें। हम बहुत बेरहमी से मेरा बेटा को हत्या किया गया है। मेरा यही विनती है पुलिस प्रशासन से कि सबको गिरफ्तार किया जाए। क्राइम की दुनिया में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।